बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। फोर्थ ईयर। आज जो हम चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं दैट इज़ चैप्टर नंबर 28। ये एम्फीबिया के बारे में है। एम्फीबिया बेसिकली हम जानते हैं शुरू से कि एम्फीबिया का लिटरली मतलब जो है वो दो एनवायरनमेंट में दो डिफरेंट किस्म के हैबिटेट्स में ज़िंदगी गुजारने को कहते हैं। द एनिमल्स विच हैव बिन लिविंग अ डबल लाइफ, यानी लाइफ जो साइकिल है उनका उसके कुछ पार्ट जो है वो वाटर के अंदर स्टे करते हैं और कुछ पार्ट जो है वो एज अ टेरेस्ट्रियल एनिमल वो स्पेंड करते हैं। एम्फीबियंस के बारे में कहा जाता है दे आर टेट्रापोड्स। टेट्रापोड का मतलब ये है कि इनके अंदर बेसिकली 4 लिम्स होते हैं। दो आगे वाली टांगें हैं जिनको फोर लिम्स कहा जाता है और 2 पीछे वाली जिनको हाइंड लिम्स कहा जाता है। अगर इनका फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप देखा जाए मीन्स कि उनका एवोल्यूशनरी हिस्ट्री अगर स्टडी की जाए तो तकरीबन हमें पता चलता है कि एनिमल्स के एवोल्यूशन के साथ साथ जितने भी इनवर्टिब्रेट्स और वर्टिब्रेट्स का एवोल्यूशन हो रहा था उसमें तकरीबन 510 मिलियन ईयर्स अगो इनका भी एवोल्यूशन स्टार्ट हो गया। लेकिन आज से तकरीबन 250 मिलियन ईयर्स पहले की बात है कि इनके अंदर अडेप्टिव रेडिएशन बहुत ज़्यादा देखने में आई। ये पीरियड था तकरीबन डिवोनियन पीरियड। इसके अंदर जो था इनके अंदर बहुत ज़्यादा फ्लरिशमेंट हुई, बहुत ज़्यादा इनकी वैरायटी सामने आई है और इनके अंदर ये सारा कुछ इस वजह से हुआ कि बेसिकली ये पहले ऐसे एनिमल्स थे जिन्होंने पानी से निकलकर लैंड को इनहैबिट करना शुरू कर दिया। उसके साथ साथ के पहले लैंड के ऊपर सिवाय आर्थ्रोपोडा के कोई और एनिमल्स मौजूद नहीं थे। तो क्योंकि एम्फीबिया ऐसे ऑर्गेनिजम्स थे जिन्होंने एडेप्टेशंस ली थी लैंड के ऊपर रहने के लिए, तो इनके अंदर कुछ ऐसे मॉडिफिकेशंस, कुछ ऐसे मॉर्फोलॉजिकल फ़ीचर्स डेवलप हुए जिसकी वजह से ये ज़मीन पर खुश्की पर आ सकते थे। तो इनको वहाँ पर एक तो कोई कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट का सामना नहीं करना पड़ा टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट में। सेकेंडली इनके पास एज अ फूड जो था वो आर्थ्रोपोड की काफ़ी ज़्यादा अमाउंट मौजूद थी जिसको ये अपने फूड के तौर पर ले सकते थे। तो इसमें यह है कि बेसिकली ना तो इनको प्रीडेटर्स का सामना था और ना ही इनको फूड का कोई मसला था। इस वजह से ये बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल एनिमल्स रहे। मिलियंस ऑफ ईयर्स तक ये हुक्मरानी करते रहे और वहाँ पर इनकी बहुत ज़्यादा वैरायटी जो है वो टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट के अंदर डेवलप हो गई है। इनका जो वजूद है कहाँ से आया, स्टार्ट कहाँ से हुआ, या इनका जो कह सकते हैं एंसेस्टर कोई एक डेफिनेट मौजूद नहीं है, लेकिन हमारे पास कोई एक जो इक्थायोस्टिगा नाम के जो ऑर्गेनिजम्स हैं ऐसे पहले टेट्रापोड्स थे जिनको हम इनके फोर फादर्स या इनके एंसेस्टर्स कह सकते हैं। ये एक इक्थायोस्टिगा का मेंबर है। इनको हम अर्ली एम्फीबियंस के हवाले से जानते हैं। तो इसमें फॉसिल्स की जो डेवलपमेंट के हवाले से जो डिस्कवरी हुई है ये हमारे पास ग्रीनलैंड्स के जो फॉसिल रिकॉर्ड है वहाँ से ये डिवोनियन डिपॉजिट्स से हमें ये डिस्कवर हुए हैं। इनको हम उनके एंसेस्टर्स एम्फीबियंस के फोर फादर्स कह सकते हैं। इनका साइज़ मैक्सिमम जो आज तक रिपोर्ट हो चुका है एम्फीबिया का उसमें तकरीबन 65 सेंटीमीटर का वो इनका साइज़ था। टेरेस्ट्रियल एडेप्टेशंस इनके अंदर मौजूद थी और सबसे पहली जो एडेप्टेशन थी वो इनके अंदर इनके लिम्स की डेवलपमेंट के साथ थी, यानी 4 लिम्स और हाइंड लिम्स की डेवलपमेंट के लिए सबसे पहला ऐसा फीचर जो डेवलप होना था दैट वाज पेक्टोरल गर्डल एंड पेल्विक गर्डल, यानी इनकी बैकबोन के साथ इनके वर्टिब्रल कॉलम के साथ ऐसी अटैचमेंट्स का होना जो कि इनके 4 लिम्स और हाइंड लिम्स को अटैच कर सके इनके एक्सियल स्केलेटन के साथ। और इन स्केलेटन्स को हम पेक्टोरल गर्डल जो शोल्डर गर्डल होता है और पेल्विक गर्डल जिसको हिप गर्डल कहा जाता है, ये दोनों गर्डल्स डेवलप हुए ताकि ये लैंड के ऊपर जो है वो फ्रीली अपने 4 लिम्स और हाइंड लिम्स की मदद से ये मूव कर सकें। दूसरी मॉडिफिकेशन इनके अंदर जॉज़ की डेवलपमेंट थी। जॉज़ की डेवलपमेंट ये जाहिर करती है कि ये बेसिकली ऐसे ऑर्गेनिजम्स थे जो कि कार्निवोरस आप कह सकते हैं या दूसरे एनिमल्स के ऊपर डिपेंड करने वाले थे और बेसिकली आर्थ्रोपोड्स ऐसे इंसेक्ट्स वहाँ पे मौजूद थे जिनके ऊपर ये बेसिकली फीड करते थे। अब इसमें सारे फीचर्स जो हैं वो तकरीबन टेट्रापोड्स वाले नहीं हैं। अगर आप इसकी टेल फीचर्स को देखें ये आपको एक सार्कोटेरिजियन टाइप की फ़िश जो है उसके टेल फिन या कॉर्डल फिन की तरह से रिजेंबल करती हुई नज़र आ रही है। तो इसमें बेसिकली कुछ फ़ीचर्स मॉडिफाई होकर आ गए टेरेस्ट्रियल एनिमल्स वाले और कुछ जो है वो फ़ीचर्स ऐसे रहे जिनकी वजह से ये पानी के अंदर भी स्टे कर सकता है। अब ये एक एजम्पशन है कि ये बेसिकली इक्थायोस्टिगा के ये जो मेंबर्स हैं ये एंसेस्टर्स हो सकते हैं, लेकिन अगर डीपली देखा जाए तो इसमें हम उसकी एक हिस्ट्री देखें, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप्स देखें। देयर वर 2 lineages ऑफ अर्ली एम्फीबियंस फ्रॉम द late Devonian and early Carboniferous periods can be distinguished by how the roof and posterior portions of the skull attach to each other। बेसिकली इनके अंदर कुछ ऐसी मॉडिफिकेशंस आई जिसकी वजह से इनकी स्कल के जो बेसिक पोर्शंस थे उनकी अटैचमेंट इनकी बैकबोन के साथ दिखाई गई है। इनके अंदर जो था वो
एक्सटिंक्ट होने से पहले, या आप कह सकते हैं कि जब कार्बोनिफेरस और डेवोनियन पीरियड था, ये इनकी बहुत ज़्यादा फ्लरिशमेंट का, बहुत ज़्यादा इनकी वैरायटी पैदा होने का ज़माना था। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता इनके अंदर एक्सटिंक्शन होना शुरू हो गई। एक्सटिंक्शन की बेसिकली वजह ये थी कि इसके बाद दूसरे मुख्तलिफ़ किस्म के ऑर्गेनिज्म जैसे रेप्टाइल्स हैं या मैमल्स हैं, उनका एवोल्यूशन स्टार्ट हुआ। आहिस्ता आहिस्ता कॉम्पिटिशन पैदा हुआ लैंड के ऊपर, और इनके बहुत सारी ऐसी क्लासेस जो कि उस वक्त मौजूद थी, आहिस्ता आहिस्ता कार्बोनिफेरस पीरियड के बाद जो है वो उनका डिक्लाइन होना शुरू हो गया और वो एक्सटिंक्शन की तरफ जाना शुरू हो गई। Two lineages of early amphibians from the late Devonian and early Carboniferous periods can be distinguished. One lineage of amphibian became extinct late in Carboniferous period, यानी इनमें से बेसिकली दो lineages या दो branches आप कह सकते हैं, दो डेवलप हुई amphibians की। एक वो ब्रांच थी an amniotic egg that resisted drying evolved in this group, यानी एक ब्रांच ऐसी थी जिसमें एक्सटिंक्शन से पहले अल्टीमेट उनका जो उनकी डेस्टिनेशन थी वो एक्सटिंक्शन ही था, लेकिन एक्सटिंक्शन में जाने से पहले या ख़त्म होने से पहले उन्होंने कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स पैदा किए अपने अंदर से जिनके अंदर एमनियोटिक एग्स पाए जाते थे। एमनियोटिक एग नाम से ज़ाहिर है जिनके अंदर एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स होती हैं, और ये ड्राई हैबिटेट में या टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में दिए जाने वाले एग्स होते हैं। इनके बाहर जो एम्ब्रियो है उसके बाहर प्रोटेक्टिव कवरिंग्स होती हैं, एमनियन, कोरियन, एलेंटॉयज या योग सैक के नाम से। उन एग्स को हम एमनियोटिक एग्स का नाम देते हैं। तो बेसिकली एक ऐसा लीनिएज, एक ऐसी ब्रांच इन्होंने छोड़ी कार्बोनिफेरस पीरियड के बाद, जिसको हम एमनियोटिक एग रखने वाले ऑर्गेनिजम्स का नाम देते हैं। ये एमनियोटिक लीनिएज बेसिकली आगे आने वाले एनिमल्स हैं, जिनमें रेप्टाइल्स हैं, बर्ड्स हैं और मैमल्स इंक्लूड किए जाते हैं। तो कार्बोनिफेरस पीरियड के बाद एम्फीबिया जो है वो दो ब्रांचेस में, दो शाखों में डिवाइड हो गए। एक लीनिएज ऐसा था, एक ब्रांच ऐसी थी जिनमें आगे रेप्टाइल्स, बर्ड्स और मैमल्स का एवोल्यूशन हुआ, जबकि दूसरी ब्रांच ऐसी थी जो कि जुरासिक पीरियड में जाते जाते फ्लरिश की बहुत ज़्यादा। इसके अंदर से एम्फीबिया के बहुत सारे दूसरी क्लासेस डेवलप हुई। मोस्ट ऑफ दिस लीनिएज बिकम एक्सटिंक्ट, यानी ये भी अल्टीमेटली एक्सटिंक्ट हो गए, बट नॉट बिफोर गिविंग राइज टू 3 ऑर्डर्स ऑफ लिविंग एम्फीबियंस। लेकिन आखिर में हमारे पास आज तक के ज़माने तक इनके 3 डिफरेंट जो ऑर्डर्स हैं वो एग्जिस्ट करते हैं। बाकी जितने भी एनिमल्स थे एम्फीबिया के वो एक्सटिंक्ट हो गए। दिस लीनिएज इज़ कॉल्ड नॉन एमनियोटिक लीनिएज। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि कार्बोनिफेरस पीरियड तक जितने भी एम्फीबिया डेवलप कर रहे थे, उसके बाद इनकी 2 ब्रांचेस इमर्ज होकर सामने आई। एक ब्रांच जो थी वो ऐसे एनिमल्स में डेवलप हुई जो कि एमनियोटिक एग्स रखते थे, जिनमें रेप्टाइल, बर्ड्स और मैमल्स का एवोल्यूशन हुआ, जबकि दूसरी ब्रांच इन्हीं एम्फीबिया की थी। एम्फीबिया को हम नॉन एमनियोटिक लीनिएज कहते हैं। बेसिकली ये एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन को ज़्यादातर फॉलो करते हैं और इनमें बाहर जो है वो एग्स रिलीज़ किए जाते हैं पानी के अंदर, और जिनको प्रोटेक्टिव कवरिंग की ज़रूरत नहीं होती है क्योंकि पानी एज इटसेल्फ जो है उनको प्रोटेक्टिव मीडियम दे देता है। ऐसे लीनिएज को हम नॉन एमनियोटिक लीनिएज कहते हैं। तो ये इसकी एवोल्यूशनरी बेसिक हिस्ट्री थी। फर्दर इस चैप्टर की डिटेल्स में जाने से पहले हम बेसिक क्लासिफिकेशन चार्ट देख लेते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग एम्फीबियंस। एम्फीबिया का अगर बेसिक कैरेक्टर्स आप देखें, क्लास एम्फीबिया, इट हैज़ अ स्किन विद म्यूकोइड सिक्रीशंस एंड लैकिंग द एपिडर्मल स्केल्स, फेदर्स और हेयर। इसमें बेसिकली ऐसे एनिमल्स हैं जिनकी स्किन मॉइस्ट होती है, जिनकी स्किन के ऊपर म्यूकस की सिक्रीशंस होती हैं, जैसे नॉर्मली हम ऑब्जर्व करते हैं कि अगर किसी फ्रॉग को पकड़ा जाए तो उसकी स्किन स्लाइमी सी होती है और उसके ऊपर हमें फिसलन सी फील होती है। तो इनके अंदर बेसिकली स्लाइमी स्किन है इनकी, और इसके ऊपर कोई ऐसी मॉडिफिकेशन फर्दर नहीं होती जैसे एपिडर्मल स्केल्स हो गए, फेदर्स हो गए या हेयर हो गए। ये स्केल्स जैसे हम देखते हैं फ़िश के अंदर या रेप्टाइल्स के अंदर, फेदर्स हम देखते हैं बर्ड्स के अंदर, और हेयर की मॉडिफिकेशन मैमल्स के अंदर ऑब्जर्व की जाती है। तो ऐसी कोई इनके अंदर मॉडिफिकेशन एक्सटर्नल नहीं होती है, सिवाय इसके कि इनकी स्किन के ऊपर म्यूकस की सिक्रीशंस होती हैं। लार्वी यूजुअली एक्वाटिक एंड अंडरगो मेटामॉर्फोसिस टू द एडल्ट। इनके अंदर डायरेक्ट डेवलपमेंट नहीं होती है, बल्कि मोस्टली एनिमल्स जो है वो मेटामॉर्फोसिस को फॉलो करते हैं। इसका मतलब क्या है कि जब इनकी डेवलपमेंट होती है तो जाइगोट पहले लार्वा में डेवलप करता है, लार्वा जो है वो मेटामॉर्फोज करने के बाद एडल्ट स्टेज के अंदर आता है। जो इनकी लार्वल कंडीशंस होती हैं दे आर एक्वाटिक, और फिर एडल्ट फॉर्म के अंदर जब ये ट्रांसफॉर्म होता है तो उसके अंदर लंग्स की डेवलपमेंट हो जाती है, और फिर ये टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में रहने के काबिल हो जाते हैं। 2 एट्रियल चैम्बर्स इन द हार्ट। इसमें हम देखते हैं फ़िश के अंदर हमने ये वाला टॉपिक स्टार्ट किया था। फ़िश के अंदर ये मॉडिफिकेशन देखी थी कि लंग फिशेस ऐसी फिशेस हैं जिसमें एट्रिया के 2 चैम्बर्स बनना स्टार्ट हो जाते हैं, एक राइट एट्रियम और एक लेफ्ट एट्रियम, जिसमें ऑक्सीजनेटेड और नॉन ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो अलग-अलग चैम्बर्स में एंटर होते हैं। एम्फीबिया के अंदर ये थोड़ी सी ज़्यादा स्पेशलाइजेशन हो जाती है। इसमें एट्रिया ट्रूली जो है वो 2 मुख्तलिफ सेक्शंस बन जाते हैं, राइट और लेफ्ट एट्रियम के नाम से। ये डिफरेंट चैम्बर्स होते हैं।
इसके अलावा 1 सर्विकल एंड 1 सेक्रल वर्टिब्रा। इसके वर्टिब्रल कॉलम में अगर आप देखें सर्विकल रीजन में भी सिंगल वर्टिब्रा है और इसके सेक्रल रीजन यानी लोअर जो इसका वर्टिब्रल कॉलम का पार्ट है उसके अंदर भी एक ही वर्टिब्रा है। फर्दर इसकी जो क्लासिफिकेशन है एम्फीबिया जो लिविंग हमारे पास मौजूद हैं उसमें बेसिकली हम 3 ऑर्डर्स को इंक्लूड करते हैं। द फर्स्ट वन इज़ ऑर्डर कॉर्डेटा। कॉर्डेटा का दूसरा नाम यूरोडेला भी है। यूरोडेला ऑर्डर्स के अंदर हम सैलेमेंडर्स को, न्यूट्स को कॉमनली इंक्लूड करते हैं। तो इसमें ऑर्डर कॉर्डेटा में अगर देखा जाए, कॉर्डेटा नाम से जाहिर है, दे हैव अ लॉन्ग टेल, 2 pairs of limbs lack the middle ear। यानी इसके अंदर बेसिकली ये 3 फीचर्स हमें देखने को मिलेंगे कि सबसे पहला फीचर जो इनके नाम को रिप्रेजेंट कर रहा है कॉर्डेटा, कि इनके अंदर लंबी सी एक टेल है। 2 pairs of limbs, ये भी रूडिमेंट्री से होते हैं। लैक मिडल ईयर, इनके अंदर जो है एक्सटर्नल और इनर ईयर तो है लेकिन मिडल ईयर एब्सेंट है। सैलेमेंडर्स और न्यूट्स इसके कॉमन एग्जाम्पल्स हैं। सेकेंड ऑर्डर इज़ जिम्नोफायोना। जिम्नोफायोना को हम कॉमनली सिसिलियंस कहते हैं। सिसिलियंस का लिटरली मतलब ये होता है कि दे कैन नॉट मूव, या ये स्लो मूविंग एनिमल्स होते हैं या फिर सबस्ट्रेटम के साथ अमूमन अटैच्ड रहते हैं। दे हैव एलोंगेट बॉडी, लिम्बलेस। लिम्बलेस का मतलब ये है कि क्योंकि इनकी टांगें नहीं होती हैं इसलिए हम इनको सिसिलियंस का नाम देते हैं। सेगमेंटेड बाय एनुलर ग्रूव्स, इनकी बॉडी अगर आप देखें तो सुपरफिशियली आपको लगता है कि जैसे सेगमेंटेड बॉडी हो, इनकी सेगमेंट्स में डिवाइड हुई हुई हो, लेकिन ये सुपरफिशियल सी होती है। स्पेशलाइज्ड फॉर बरोइंग, टेल शॉर्ट एंड पॉइंटेड, रूडिमेंट्री लेफ्ट लंग, इसमें कॉमनली सिसिलियंस को ऐड किया जाता है। थर्ड ऑर्डर इज़ एनुरा। एनुरा हमारे पास मशहूर ज़माना फ्रॉग्स और टोड्स का एक ऑर्डर है। दे हैव टेललेस बॉडी, इलोंगेट हाइंड लिम्स, मॉडिफाइड फॉर जंपिंग एंड स्विमिंग। तो इसमें पानी और खुश्की पे रहने के लिए दोनों की तरह की मॉडिफिकेशंस मौजूद हैं, क्योंकि इनके पैडेड फीट होते हैं तो इसकी वजह से ये स्विम भी कर सकते हैं और ज़मीन के ऊपर ये जंपिंग मोड ऑफ लोकोमोशन हमें दिखाते हैं। 5 to 9 प्री सेक्रल वर्टिब्री विद ट्रांसवर्स प्रोसेसेस, यानी इसके अंदर प्री सेक्रल का मतलब क्या है, जो सेक्रल रीजन है उसके अंदर 2 पार्ट्स में इसको डिवाइड कर दिया गया वर्टिब्रल कॉलम को। एक को हम कहते हैं प्री सेक्रल और एक को हम पोस्ट सेक्रल कहते हैं। यानी सेक्रम जो है इनकी वर्टिब्रल कॉलम का एक ऐसा पोर्शन है जिसको 2 हम पार्ट्स डिवाइड कर देते हैं, प्री सेक्रल यानी शुरू वाले सेक्रल वर्टिब्री और पोस्ट सेक्रल यानी बाद वाले सेक्रल वर्टिब्री। तो इसमें यह है कि 5 to 9 प्री सेक्रल वर्टिब्री विद ट्रांसवर्स प्रोसेसेस, इसमें एक्सटर्नल प्रोसेसेस या एक्सटर्नल एक्सटेंशंस होती हैं उनकी वर्टिब्री की। पोस्ट सेक्रल वर्टिब्री फ्यूज्ड इनटू रॉड लाइक यूरोस्टाइल, इसका जो पोस्ट सेक्रल यानी बाद वाले सेक्रल वर्टिब्री हैं वो आपस में फ्यूज़ हो गए हैं, फ्यूज़ होकर उन्होंने एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाया है जिसको हम यूरोस्टाइल का नाम देते हैं। टेम्पैनम एंड लैरिंक्स वेल डेवलप्ड, टेम्पैनम कहते हैं एक्सटर्नल ईयर को, यानी ये वो भी अच्छा खासा डेवलप्ड है, और लैरिंक्स यानी इनके वॉइस बॉक्सेस जो हैं जिसके ज़रिए आवाज़ें पैदा करते हैं वो भी अच्छे खासे डेवलप हुए हुए हैं। फ्रॉग्स और टोड्स इसकी कॉमन एग्जांपल्स हैं। तो लिटरली अगर हम देखें तो इस बेसिकली एम्फीबिया जिनको हम टेट्रापोड्स एनिमल्स कहते हैं, इनके 3 बेसिक ऑर्डर्स हैं लिविंग हमारे पास। एक है ऑर्डर कॉर्डेटा जिसको हम यूरोडेला भी कहते हैं, इसमें सैलेमेंडर्स और न्यूट्स की एग्जांपल्स आती हैं और इनके अंदर बेसिकली लॉन्ग टेल, लिम्स और इनके जो मिडल ईयर की एब्सेंस है ये इसके बेसिक फीचर्स हैं। जिम्नोफायोना जिसको हम सिसिलियंस कहते हैं, सिसिलियंस कहने का मतलब यही होता है कि उनके अंदर लिम्स एब्सेंट हैं या लोकोमोशन के जो मीडियम है वो एब्सेंट है। इनकी बॉडी इलोंगेट है, इसके अलावा सुपरफिशियली हमें डिवाइड होती हुई नज़र आती है लेकिन एक्चुअली वो स्किन के फोल्ड्स होते हैं। इसके अलावा ये बरोइंग एक्टिविटीज़ करते हैं। टेल इनकी शॉर्ट है। रूडिमेंट्री लेफ्ट लंग, सिसिलियंस इनके कॉमन एग्जांपल्स हैं। एनुरा अगर हम देखें इनका सबसे बड़ा ऑर्डर है, इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा स्पीशीज़ पाई जाती हैं दूसरे ऑर्डर्स के मुकाबले में। ये टेल लेस एनिमल्स हैं, इनके अंदर हाइंड लिम्स जो हैं वो मॉडिफिकेशन उनकी हुई हुई है मूवमेंट के लिए, यानी पानी में वो तैरने के लिए काम करते हैं हाइंड लिम्स, और ज़मीन के ऊपर जंपिंग के तरीके से ये लोकोमोशन कर सकते हैं। इसके अंदर सेक्रल रीजन जो है वर्टिब्रल कॉलम का उसके 2 पार्ट्स हैं, प्री सेक्रल और पोस्ट सेक्रल। प्री सेक्रल वर्टिब्री के ट्रांसवर्स प्रोसेसेस भी हैं, एक्सटर्नल प्रोसेसेस हैं, और जो पीछे वाले सेक्रल वर्टिब्री यानी पोस्ट सेक्रल हैं उनको यूरोस्टाइल का नाम दे दिया गया है क्योंकि वो आपस में फ्यूज़ होकर एक कॉमन स्ट्रक्चर बना देते हैं। एक्सटर्नल ईयर इनका वेल डेवलप्ड है। लैरिंक्स यानी वॉइस बॉक्स भी इनका वेल डेवलप्ड है। इनके कॉमन एग्जांपल्स फ्रॉग्स और टोड्स हैं। नेक्स्ट अब हम मूव करते हैं इनके बेसिक सर्वे की तरफ, यानी एक एक करके हम ऑर्डर को अगर आप देखें इनके अंदर क्या क्या स्पेशलाइजेशंस मौजूद हैं। एम्फीबियंस अकर इन ऑल द कॉन्टिनेंट्स एक्सेप्ट एंटार्क्टिका, यानी सारे कॉन्टिनेंट सिवाय एंटार्क्टिका को छोड़कर ये बाकी
लैंड एनवायरनमेंट्स में मौजूद हैं। दे आर एब्सेंट फ्रॉम मैनी ओशनिक आइलैंड्स, यानी आइलैंड्स के ऊपर इनकी मौजूदगी साबित नहीं हुई है अभी तक। 3000 मॉडर्न स्पीशीज़ आर अ मेयर रेमनेंट ऑफ दिस वंस डाइवर्स ग्रुप। आजकल हमारे पास जो पहले हम कहते हैं कि कार्बोनिफेरस या डिवोनियन पीरियड के अंदर बहुत ज़्यादा स्पीशीज़ इनकी एग्जिस्ट करती थी, अब वो सिर्फ तकरीबन 3000 तक एग्जिस्ट करती हैं, बाकी तमाम एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं। तो ये एक ज़माने में बहुत डाइवर्स ग्रुप हुआ करता था, लेकिन अब ये श्रिंक होकर 3000 स्पीशीज़ तक महदूद हो गया है। मॉडर्न एम्फीबियंस बिलोंग टू 3 ऑर्डर्स, कॉर्डेटा और यूरोडेला, सैलेमेंडर्स जिनको हम कॉमनली कहते हैं, एनुरा जिनको हम फ्रॉग्स और टोड्स कहते हैं, एंड जिम्नोफायोना द सिसिलियंस। सबसे पहले हम देखते हैं ऑर्डर कॉर्डेटा। कॉर्डेटा बेसिकली यूरोडेला इसको कहा जाता है, इसके अंदर सैलेमेंडर्स इंक्लूड किए जाते हैं। मेंबर्स ऑफ ऑर्डर कॉर्डेटा आर द सैलेमेंडर्स, दे पोजेस अ टेल थ्रू आउट लाइफ एंड बोथ पेयर्स ऑफ लेग्स व्हेन प्रेजेंट आर रिलेटिवली अनस्पेशलाइज्ड। यानी इनके अंदर ऐसी मॉडिफिकेशंस हैं जिसके अंदर हमें देखने को भी पता चल रहा है कि इनके अंदर एक लंबी सी इनकी टेल है, इनके अंदर 4 लिम्स और हाइंड लिम्स दोनों मौजूद तो हैं, लेकिन अनस्पेशलाइज्ड नेचर के हैं। Approximately 115 to 350 described species of salamanders live in North America. Most terrestrial salamanders live in moist forest floor litter and have aquatic larvae. यानी बेसिकली दोनों तरह के एनवायरनमेंट में ये रह सकते हैं, पानी में भी और खुश्की के ऊपर भी। जो खुश्की पे रहने वाले हैं वो बिल्कुल खुश्की के अंदर तो सर्वाइव नहीं करते, उसके अंदर थोड़ा बहुत मॉइस्चर ज़रूरी है उनकी लाइफ के लिए। तो वो अमूमन जो जंगलात में नीचे फॉरेस्ट फ्लोर जो है उसके अंदर लीफ लिटर होता है या घने घने उनके फ़र्श होते हैं जिनके अंदर पत्तों का बहुत सा ढेर है मौजूद या तने पड़े हुए हैं, उनके अंदर ये छुप कर रहते हैं जहाँ पे मॉइस्चर मौजूद रहता है। A number of families live in caves where constant temperature and moisture conditions create a nearly ideal environment. कुछ ऐसे भी हैं जो कि केव्स के अंदर, गारों के अंदर रहते हैं और उनके अंदर का एनवायरनमेंट कांस्टेंट होता है जो कि इनके लिए एक आइडियल सिचुएशन बन जाती है। Salamanders in the family Plethodontidae are the most fully terrestrial salamanders in that their eggs are laid on land and the young hatch as a miniature of the adult. सैलेमेंडर्स की सबसे जो अच्छी मॉडिफिकेशन है वो प्लीथोडोंटिडी फैमिली की है। इनके जो सैलेमेंडर्स होते हैं प्लीथोडोंटिडी फैमिली के, इनके अंदर सैलेमेंडर्स बेसिकली ज़्यादातर हिस्सा जो अपनी लाइफ का है वो टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट में ही गुजारते हैं। अंडे भी ये अपने खुश्की पे ही देते हैं, वहीं पे इनकी डेवलपमेंट होती है और जब अंडों में से हैचिंग होती है तो इन्हीं की एक कॉपी आप कह सकते हैं, एडल्ट की कॉपी ही निकलती है। उसके अंदर कोई ऐसी लार्वल स्टेज बीच में हमें नज़र नहीं आती, तो इसमें मिनिएचर ऑफ एडल्ट आप कह सकते हैं कि देखने में वो आपको एडल्ट ही लगता है सिवाय इसके कि वो साइज़ में छोटा होता है। मेंबर्स ऑफ द फैमिली सैलेमेंड्रिडी आर कॉमनली कॉल्ड न्यूट्स। इसके अलावा इसके अंदर एक और भी फैमिली है जिसको हम न्यूट्स का नाम देते हैं और वो फैमिली है सैलेमेंड्रिडी। दे स्पेंड मोस्ट ऑफ देयर लाइफ्स इन वाटर एंड फ्रीक्वेंटली रिटेन कॉर्डल फिन्स। इनके अंदर कुछ ना कुछ फ़िश से मुशाबहत मौजूद है। ज़िंदगी का सारा तकरीबन पीरियड जो है ये पानी के अंदर गुजारने वाले एनिमल्स हैं न्यूट्स। इनके अंदर कॉर्डल फिन जो है उसके रेमनेंट्स मौजूद होते हैं। कॉर्डल फिन या टेल की मदद से ये पानी में तैर सकते हैं। इनकी जो साइज़ की रेंज बताई गई है, सैलेमेंडर्स रेंज इन लेंथ फ्रॉम ओनली फ्यू सेंटीमीटर्स टू 1.5 मीटर। यानी सबसे बड़ा जो सैलेमेंडर नोट किया गया है दैट इज़ जापानीज़ जाइंट सैलेमेंडर एंड्रियास जापोनिकस। द लार्जेस्ट नॉर्थ अमेरिकन सैलेमेंडर इज़ द हेल ब्लेंडर विच रीचेज़ लेंथ ऑफ अबाउट 65 सेंटीमीटर्स। तो इसमें बड़े से बड़े जो एनिमल्स हैं वो तकरीबन 1.5 मीटर तक की उनकी लेंथ हो सकती है। Most salamanders have internal fertilization. Males produce a pyramidal gelatinous spermatophore that is capped with the sperm and egg deposited on the substrate. इसमें बेसिकली जो है एनिमल्स इंटरनल फर्टिलाइजेशन को फॉलो करते हैं। तरीका क्या होता है कि मेल जब भी अपने स्पर्म्स प्रोड्यूस करने लगता है तो वो पैकेट्स की फॉर्म में अपने स्पर्म्स को स्टोर कर लेता है एक जेलाटिनस पैकिंग में, यानी एक स्लाइमी सी पैकिंग होती है जिसमें वो अपने स्पर्म्स को स्टोर कर लेता है और वो अपनी बॉडी से बाहर उस पैकेट को रिलीज़ कर देता है। Females pick up the sperm cap with a cloaca and store the sperm in the special pouch spermatheca. Females इस जो पैकेट ज़मीन पे गिरा होता है इसको अपने क्लोएका के थ्रू पिकअप कर लेती हैं, उसको उठा लेती हैं और अपने अंदर एक स्पेशलाइज्ड पाउच जिसको स्पर्माथीका कहते हैं उसके अंदर ये स्टोर कर लेती हैं। तो बेसिकली तरीका इनका क्या है कि मेल्स जो है वो अपने स्पर्म्स को एक पैकेट की फॉर्म में डिपॉजिट करता है, पैकेट को बंद कर देता है जेलाटिनस मटेरियल के अंदर जिसके ऊपर कैप लगी होती है। फीमेल उसको उसी पैकेट को अपने क्लोएका के थ्रू ज़मीन से उठा लेती है और अपने स्पर्माथीका जो एक स्पेशलाइज्ड पाउच है उसके अंदर ये उसको डिपॉजिट कर लेती है।
Eggs are fertilized as they pass through the cloaca and are usually deposited singly in clumps or in strings. मुख्तलिफ स्पीशीज़ में मुख्तलिफ तरह की मॉडिफिकेशंस हैं। कुछ स्पीशीज़ ऐसी हैं जिसमें एक एक करके ओवरी में से एग रिलीज़ होता जाता है और स्पर्माथीका में जो उसने स्पर्म्स को स्टोर किया हुआ है वहाँ से एक एक स्पर्म उसको फर्टिलाइज़ करता जाता है। कुछ ऐसी स्पीशीज़ हैं जिसमें फ़ीमेल जो है वो स्ट्रिंग्स की फॉर्म में या क्लम्प्स की फॉर्म में एग्स रिलीज़ कर देती है इकट्ठे गुच्छे की शक्ल में, और उनको एकदम ही स्पर्माथीका से जो है स्पर्म्स उसको आकर फर्टिलाइज़ कर देते हैं। तो ये मुख्तलिफ तरह की अडेप्टेशंस हर तरह की स्पीशीज़ के हवाले से डिफरेंट है। लार्वी आर सिमिलर टू द एडल्ट्स। अब इनके अंदर जो लार्वा की डेवलपमेंट होती है इनकी बॉडी में तकरीबन वो एडल्ट का मिनिएचर ही होते हैं। दे ऑफन पोजेस एक्सटर्नल गिल्स, अ टेल फिन, लार्वल डेंटेशन एंड रूडिमेंट्री टंग। क्योंकि लार्वा का एग्जिस्टेंस जो है वो अमूमन पानी के बगैर नहीं होता, तो इसमें ऐसी मॉडिफिकेशंस होती हैं जो पानी में रहने के लिए ज़रूरी होती हैं। इसके अंदर गिल्स भी प्रोड्यूस होते हैं, इसके अंदर टेल फिन भी मौजूद रहता है, इसके अंदर लार्वल डेंटेशन भी होती है और इसके अलावा रूडिमेंट्री टंग का स्ट्रक्चर भी है। एक्वाटिक लार्वल स्टेज यूजुअली मेटामॉर्फोसिस इनटू टेरेस्ट्रियल एडल्ट। उसके बाद जब ये लार्वा मेटामॉर्फोज करता है तो ये टेरेस्ट्रियल एक एनिमल एक जो है वो एडल्ट फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, जिसको हम ट्रू सैलमेंडर या एडल्ट सैलमेंडर की बॉडी कह सकते हैं। Many other salamanders undergo incomplete metamorphosis and are pedomorphic. अब यहाँ पे हमारे पास एक नया फिनोमिनन आ रहा है पीडोमॉर्फिज्म का। पीडोमॉर्फिज्म का मतलब ये होता है कि हमारे पास फ़र्ज़ करें कि ये एक लार्वा है। लार्वा जो है वो रहता इसी फॉर्म में है, इसका स्ट्रक्चर ऐसा ही रहता है, लेकिन वो रिप्रोडक्शन के काबिल हो जाता है, यानी अपने अंदर से दूसरे ऑर्गेनिजम्स को जनरेट कर सकता है। ऐसी कंडीशन जिसमें मॉर्फोलॉजी तो लार्वा की हो लेकिन वो मैच्योर हो चुका हो और वो मैच्योरिटी के बाद रिप्रोडक्शन की कैपेबिलिटी रखता हो, तो ऐसे एनिमल को हम पीडोमॉर्फिक एनिमल कहते हैं। इन सैलमेंडर्स में एग्जांपल बताई गई है नेक्ट्रस की। नेक्ट्रस बेसिकली ऐसा सैलमेंडर है जो कि पीडोमॉर्फिज्म को फॉलो करता है। इसमें देखने में तो वो लार्वा जैसा ही लगता है लेकिन एडल्ट फॉर्म ही होती है और वो सेक्सुअली मैच्योर हो चुका होता है और वहाँ पर अपने अंदर रिप्रोडक्शन भी कर सकता है। They become sexually mature while still showing the larval characteristics. ये हमारे पास एक नेक्ट्रस की एग्जांपल है। नेक्स्ट हमारे पास जो कैटेगरी है ऑर्डर्स की वो है जिम्नोफायोना, जिनको हम नॉर्मली सिसिलियंस कहते हैं। मेंबर्स ऑफ ऑर्डर जिम्नोफायोना are the Sicilians. Zoologists have described about 160 species confined to tropical regions. Sicilians are worm-like burrowers that feed on worms and other invertebrates in the soil. यानी बेसिकली हमारे पास देखने में नज़र आ रहा है कि worm-like बॉडी है इनकी, इनके अंदर कोई ऐसी मॉडिफिकेशन नहीं है लिम्ब्स की जिसके ज़रिए से ये मूव कर सके। Sicilians are worm-like burrowers that feed on worms and other invertebrates in the soil. Sicilians appear segmented because of the folds in the skin that overlie separations between the muscle bundles. देखने में हमें सुपरफिशियली लग रहा है कि इसकी बॉडी जो है वो डिवाइडेड है सेगमेंट्स के अंदर, लेकिन ये बेसिकली बॉडी के फोल्ड्स हैं, मस्कुलर फोल्ड्स हैं जिसमें इनको सेपरेशन करते हुए दिखाए गए हैं। A retractile tentacle between the eyes and nostrils may transport chemicals from the environment to the olfactory cells in the roof of the mouth. यानी इनके हेड रीजन में अगर आप कीनली ऑब्जर्व करें तो एक टेंटिकल होता है इसके हेड रीजन में जो कि एनवायरनमेंट के अंदर मौजूद स्टिमुलाई डिफरेंट किस्म के जो है केमिकल हो सकते हैं या मैकेनिकल, उनको फील करके ये अपने माउथ कैविटी के अंदर या ऑल्फैक्टरी सेल्स को ट्रांसमिट कर सकता है इम्पल्सेस और वहाँ पर ये सेंस कर सकता है। स्किन कवर्स द आइज, दस सिसिलियंस आर प्रॉबेबली नियरली ब्लाइंड। यानी इनकी आंखें बेसिकली जो है वो स्किन के ज़रिए कवर्ड होती हैं। इनकी आंखों के आगे जो है वो एक झिल्ली सी होती है या स्किन इसको कवर किए हुए होती है जिसकी वजह से तकरीबन ये ब्लाइंड होते हैं, देख नहीं सकते अच्छी तरह। Fertilization is internal in Sicilians. Larval stages are often passed within the oviduct, where they scrape the inner lining of the oviduct with fetal teeth to feed. इसमें बेसिकली मदर की बॉडी के अंदर ही फर्टिलाइजेशन होती है, वहीं पे डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाती है ओविडक्ट के अंदर, और वहाँ पर इनकी फूड क्या है, उस मदर की ही ओविडक्ट को ये स्क्रैप करते रहते हैं, उसके सेल्स को एज अ फूड जो है वो ये टेकअप करते हैं। Other Sicilians lay eggs that develop into either aquatic larvae or embryos that develop on land. यानी ऐसे सिसिलियंस भी मौजूद हैं जिनके अंदर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन भी होती है और वो एक्सटर्नली डेवलप करते हैं और वो मिनिएचर एडल्ट्स के तौर पर हमें नज़र आते हैं। द यंग एमर्ज फ्राम द फीमेल एज मिनिएचर एडल्ट्स। तो इसमें यह है कि मुख्तलिफ़ तरह की कैटेगरीज दोनों तरह की मौजूद हैं। एक हमारे पास वो भी एनिमल्स हैं जिनकी मदर की बॉडी के अंदर डेवलपमेंट स्टार्ट होती है और जब वो पैदा होते हैं तो मिनिएचर लगते हैं एनिमल मदर्स का ही या पेरेंट्स का ही, जबकि दूसरे जो है वो हमारे पास एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन वाले भी हैं जो कि एक्वाटिक लार्वी की फॉर्म में और उसके बाद ट्रांसफॉर्मेशन उनकी एडल्ट की फॉर्म में हो जाती है।